सुप्रभात, जय हिंद। आज है 8 अप्रैल 2023 और आज के दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसे एक पार्ट के रूप में, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होती है, जो स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं, उसको भी कलेक्ट कराया जाता है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान, यानी स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहां किया जा रहा है। जब आप छोटे रहे होंगे, स्कूल जाते रहोगे 7th 8th में, तो आपने वाला गाना सुना होगा, ओहो स्कूल चले, वैसे टीवी पे ऐड आता था। तो स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहां किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कौन कौन सा ऑप्शन है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आदित्यनाथ योगी के स्टेट में कौन सा है शहर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू किया जा रहा है, जिसके सीएम है आदित्यनाथ योगी और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। इसके बाद आप देखिए कि स्कूल चलो अभियान है क्या, तो ये हर साल 1 अप्रैल को ये लॉन्च किया जाता है। पिछली साल 4 लाख बच्चों को नामित किया गया था, यानी चिन्हित किया गया था। कितने बच्चों को, 4 लाख बच्चों को, जो बच्चे शिक्षा से अलग हो चुके हैं, जो एडमिशन करवाए थे कभी लेकिन पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन बच्चों को फिर से चिन्हित किया गया है। और सरकार की योजना है कि उन्हें फिर से मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आपने भी आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चे कुछ काम में लग जाते हैं और पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, या फिर उनकी पारिवारिक स्थितियां ऐसी नहीं होती कि वो आगे पढ़ाई कर सके, तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। इसलिए योगी सरकार ने कुछ लोगों को नियुक्त किया था, जो कि जगह जगह जाकर घर घर जाकर लोगों से सेलेक्टेड कर करके डेटा कलेक्ट करते हैं। उस डेटा में उनको पता चलता है कि कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ कहाँ नहीं जा रहे। इस बार गर्मी में, मतलब मार्च अप्रैल, पूरे कई महीने तक लोगों ने मिलकर बहुत कड़ा संघर्ष करके, टीचरों ने और कुछ उनके चुने गए कार्यकर्ताओं ने एक कड़ा संघर्ष करके उन बच्चों के नाम निकाले हैं जो मुख्य धारा से छूट चुके हैं। और इस बार पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, उन्हें कलेक्ट किया जाएगा इस उत्तर प्रदेश की इस स्कीम के अंदर। तो स्कूल चलो अभियान, सबसे पहले इससे क्वेश्चन बनेगा कि कब लॉन्च किया गया है, तो 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया है। क्या इसे हर साल लॉन्च किया जाता है, तो हाँ, हर साल लॉन्च किया जाता है। किस फील्ड से रिलेटेड है, तो जो बच्चे पढ़ाई के फील्ड से दूर हो गए, उन्हें फिर से स्कूल ले जाने के लिए इसे कलेक्ट किया गया है। इसमें 1200 रुपए, कितने, 1200 रुपए उन बच्चों के पेरेंट्स को दिया जाएगा, ताकि वो वर्दी, अब देखिए न्यूज़पेपर में या कहीं भी आप पढ़ेंगे बुक में, तो आपको वर्दी दिखेगी। वर्दी मतलब जो भी आप स्कूल ड्रेस पहनते हैं वो, शूज, सॉक्स, फिर उनके बुक्स, नोटबुक, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसके लिए दिए जाएंगे। अब उसके लिए अब जो लोग कर ले, जो भी कर ले, आप ग्राउंड लेवल पे तो रियलिटी और पेपर लेवल पे रियलिटी पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है किस राज्य की योजना है, तो किस राज्य की योजना है, उत्तर प्रदेश। किसकी है, उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं भी हम देख लेते हैं। तो इसके साथ ही हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, तो जो भी बच्चे 15 वर्ष से अधिक हैं और अशिक्षित रह चुके हैं और बेसिक एजुकेशन नहीं प्राप्त किए, यानी कि उनको ABCD क ख ग घ या बुक पढ़ने में या कोई भी चीजों में दिक्कत आती है, तो उनके लिए शुरू किया गया। पूरी की तरह इलिटरेट पर्सन के लिए शुरू किया गया है, यानी 15 वर्ष से ऊपर लोगों को यह शिक्षा देगा। इसमें आप, अगर आपकी एज ज्यादा भी है, 30 है, 35 से 40 है, और आपने कभी अध्ययन सामग्री नहीं उठाई है, तो भी आपके काम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम। जो भी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग इन द सेंस की कोई कास्ट मटेरियल नहीं है, जो भी लोग पिछड़े हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड से और वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है पंचामृत योजना। पंचामृत आपने सुना होगा कि जब कभी कथा वथा होती है तो पंचामृत बंटता है। पंचामृत में एकदम मतलब जबरदस्त होता है, उसके लिए तो भाई साहब बवाल हो जाता है। तो पंचामृत योजना, ये दही वही का बना होता था। तो ये भी कुछ ऐसा पीने वाला मटेरियल क्या है, गन्ने का जूस, गन्ने के किसके लिए, गन्ने यानी शुगर केन के उत्पादन में तकनीकों के यूज करने के लिए, किसके, गन्ने यानी शुगर केन के उत्पादन में तकनीकों को यूज करने के लिए पंचामृत योजना लाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
इसके बाद आगे देखते हैं बाल श्रमिक विद्या योजना। अब ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। जो बच्चे ऐसे हैं, अनाथ हैं, जिनके घर नहीं है, या फिर उनको बचपन से ही इतनी भी सुविधा प्राप्त नहीं है कि वो स्कूल जा सके, उन बच्चों को जोड़ा जाएगा स्कूल से बाल श्रमिक विद्या योजना। जो बच्चे श्रमिक की तरह लगे हुए हैं, भट्ठों पे ईंटें ढो रहे हैं, उनके लिए भी है ये बाल श्रमिक विद्या योजना, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके और उनका भी विकास हो सके, क्योंकि चेन तब मजबूत होती है जब उसकी हर कड़ी मजबूत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट। अभी मैं कुछ दिन पहले बताया था कि ट्री सिटी किसको डिक्लेयर किया गया था, उसके पहले वाला तो हैदराबाद और मुंबई को संयुक्त रूप से। अब इसी का नेक्स्ट वर्जन आ गया है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। इसमें जिस शहर को शामिल किया गया है उस शहर को बोलते हैं कंक्रीट का जंगल। क्या बोलते हैं? कंक्रीट का जंगल। अब कंक्रीट का जंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां मैक्सिमम जगह कंक्रीट बिछा दी गई है, पेड़ों पौधों के लिए जगह बचती नहीं है, पानी अंडरग्राउंड में जा नहीं पाता। ऐसा ही एक कंक्रीट का जंगल था इंडोनेशिया का जकार्ता, जिसकी कैपिटल को चेंज करना पड़ा। उसी तरह मुंबई है, लेकिन मुंबई ने इस बार पौधे रोपने में या पौधे लगाने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया है। उसने ऐसे कौन कौन से 5 काम किए हैं? तो उसने क्या किया है कि पर्यावरण महोत्सव मनाया ताकि लोगों में जागरूकता हो, और पेड़ लगाने के लिए नियम बनाए, पेड़ काटने के लिए भी नियम बनाए, उसको लागू करने के लिए, उसमें देख रेख करने के लिए भी उन्होंने टीम गठित की है, और साथ में ही हर माह 2 माह पे पेड़ को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। फिर उसके पानी की जांच और पेड़ आगे वृद्धि हो रही है कि नहीं उसमें भी जांच, और भ्रष्टाचार को रोक भी लगाया। तो ट्री सिटी, वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 का अवार्ड मिला है कंक्रीट के जंगल को। कंक्रीट का जंगल कौन सा है? मुंबई। मुंबई यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घातक प्लांट फंगस, ये पूरी दुनिया में अपने आप का पहला मामला है। हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहां दर्ज किया गया है? पहली बार ऐसा हुआ है कि एक होते हैं फाइकोल, अब क्या होते हैं मैं बताता हूं। एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। अब इसको एक ट्रिक बता देता हूं कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं। तो कमाई और सफाई, कमाई और सफाई, क से हो गया कवक, और इधर माई से हो गया माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अब सफाई से देख लीजिए, स से हो गया शैवाल और फाई से हो गया फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। यानी इसमें जो साइंटिस्ट थे, अब साइंटिस्ट यानी जो रिसर्च कर रहे थे वो क्या थे? माइकोलॉजिस्ट। क्या थे वो? माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट। बहुत समय तक ये मशरूम का अध्ययन कर रहे थे। मशरूम के अध्ययन के साथ ये डिकेइंग पार्टिकल का भी अध्ययन कर रहे थे। अब वो डिकेइंग पार्टिकल खुद को म्यूटेट कर दिया। म्यूटेट मतलब होता है कि अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, अपने आप को और मजबूत कर लेना। यानी जो भी फंगस था वो प्लांट को बीमार करता था, लेकिन अब उसका नया मामला सामने आया कि वो अपनी इंप्रूव करके क्वालिटी मनुष्य को बीमार कर दिया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं लिख देता हूं, उसका नाम है चेडोस्ट्रियम, चेडोस्ट्रियम परप्यूरियम, परप्यूरियम। इसको वायलेट फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायलेट फंगस। अब ये किस प्लांट के परिवार को, क्या होता है कि जिस प्रकार के प्लांट होते हैं उनको उसका परिवार बोलते हैं। तो किस प्रकार के प्लांट के परिवार को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है? तो गुलाब के परिवार को। किसको? गुलाब के फूल के परिवार को, गुलाब के परिवार को सबसे ज्यादा ये हानि पहुंचाता है। और इसी के साथ साथ इसी फंगस की वजह से सिल्वर लीफ नामक प्लांट में डिजीज होती है। सिल्वर लीफ नामक
प्लांट में डिसीज होती है। तो जो भी इसमें साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनका नाम अभी गुप्त रखा गया। किस वजह से गुप्त रखा गया ये तो नहीं पता चला है, लेकिन उनका नाम छुपाया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको क्या हुआ, उनको हल्की सी थकान आ रही थी चीजों को निगलने में, जैसे कि भोजन करते समय चीजों को निगलते समय उनको दिक्कत आ रही थी, और साथ ही साथ उनको हल्का हल्का बुखार आ रहा था। और उनको जब वो जाके स्कैन कराए तो उनके गले में, अब मान लीजिए कि ये उनका गला है, तो उनकी जो सांस वाली होती है, सांस वाली नली, वो लगभग पूरी जाम हो रही थी। वहां पे एक फोड़ा था, स्कैन करके देखा तो फोड़ा था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसमें यही होता है कि उसमें फोड़ा हो जाएगा, और अगर आपने सही समय से उसका पता नहीं लगा पाए तो फोड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो आने वाली एयर को ब्लॉक कर देगा। तो सिंपली अब एयर ब्लॉक हो गई तो चोक की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये अपने तरह का पहला मामला है। कहाँ का है? कोलकाता का। ममता बनर्जी यानी दीदी के यहाँ का मामला है और बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद नेक्स्ट है नोरो वायरस। नोरो वायरस का पहला केस किस राज्य में मिला है? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। किस राज्य में मिला है? केरल में, केरल। इसके बाद आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है? इस क्वेश्चन को देख के अगर अच्छे से नहीं समझे तो ये कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान, योगदान वक्त जो शब्द है राष्ट्रीय योगदान एक पॉजिटिव सेंस को दिखा रहा है, बट इसमें एक नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है। क्यों नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक नेगेटिव चीज है जो हमारे धरती को गर्म करती है। ग्लोबल यानी पूरी धरती को एक साथ उसका तापमान बढ़ाना। अब जो भी चीजें तापमान को बढ़ाएंगी वो हमारे लिए तो नेगेटिव है, लेकिन उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन एक निगेटिव फैक्ट के रूप में पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान यानी वो कौन सा राष्ट्र है जो सबसे ज्यादा निगेटिव योगदान दे रहा है। ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो जो भी इसमें पहले स्थान पर होगा वो क्या करेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान देगा, यानी वो उसको सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसमें देखिए ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा बढ़ता क्या है? तो मीथेन बढ़ती है। इसके बाद क्या बढ़ता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ती है। इसके बाद क्या बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लगभग 1850 सन 1850 से लेके 2023 तक का अध्ययन किया गया है, मतलब 150 सालों से ज्यादा का अध्ययन किया गया है। तो इसमें जो तापमान वृद्धि हुई है उसमें मीथेन यानी जो मीथेन का योगदान है वो 0.08% तक है। इसके बाद N2O का योगदान 0.02% तक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान है वो 1.1% तक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे ज्यादा है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब हम इसमें देखेंगे कि देशों के क्या क्या योगदान है। तो सबसे टॉप पे जो आता है वो आता है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका 17.3% के साथ, और जो तापमान में वृद्धि किया है ये क्या है? 0.28 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है रूस, चौथे नंबर पे आता है ब्राजील, और पांचवें नंबर पे अपना देश है भारत। अब ये कोई गर्व की बात नहीं है, न अमेरिका वालों के लिए, न चाइना वालों के लिए, न रूस, क्योंकि ये लोग उसमें निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये राष्ट्रीय योगदान शब्द देके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाइना का जो तापमान बढ़ोतरी है ये 0.20 डिग्री सेल्सियस तक है। रूस की जो तापमान बढ़ोतरी है 0.10 डिग्री सेल्सियस तक है। ब्राजील और भारत में, ब्राजील का जो है वो 0.08 डिग्री सेल्सियस, और भारत की भी 0.08 डिग्री सेल्सियस है। तो भारत इसमें 5वें नंबर पे है, और दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के मामले में जो है वो है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। इसके बाद भारत जो है 2005 तक जितनी वृद्धि किया था उससे लगभग दुगनी की वृद्धि किया है इधर करीब 15 से 20 सालों के अंदर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए ट्रांस होता क्या है। जब आप किसी भी चीज को पार कर जाएंगे, जैसे आपके घर का दरवाजा है, दरवाजे को पार कर गए तो उसे बोलेंगे ट्रांस, यानी उस चीज को ट्रांस यानी पार कर जाना। तो अब पैसिफिक, तो ये देखिए इधर है पैसिफिक ओशियन, इधर है पैसिफिक ओशियन, और इधर है पैसिफिक ओशियन। क्या है कि यहाँ पे कहीं ग्रीनविच लाइन जाती है, यहाँ पे इस तरह,
तो वो हम लोग जो वर्ल्ड का मैप बनाते हैं कुछ इस टाइप का बनाते हैं, लेकिन अगर हम यहां से वर्ल्ड मैप को दो पार्ट में बांटे तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे। तो अब उस नजर से देखिए कि यही सागर ये भी है और यही सागर ये भी है। अब मैप ही थोड़ा अलग तरीके से खुला हुआ है, जैसे कि अब ये मैप है, ये पार्ट और ये पार्ट इतने दूर दूर है, लेकिन जब इसको मैप पे लाएंगे, मैप पे लेके आएंगे तो एकदम पास पास आ जाएंगे। तो वैसे ही जो ये दूर दूर है, रियलिटी में ये बहुत पास पास है जब हम इन्हें ग्लोब पर देखेंगे। तो ये जो कंट्री है देख लीजिए, लगभग 11 कंट्रियां इसमें शामिल हैं। एक अमेरिका था जो इस ग्रुप को छोड़कर जा चुका है। तो कौन सा देश है? कनाडा, मैक्सिको, ये साउथ अमेरिका का पेरू, चिली, इधर से 4 देश हो गए। इधर से देख लीजिए जापान, यहाँ पे है कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और फिर ऑस्ट्रेलिया और इधर न्यूजीलैंड। ये सारी की सारी कंट्रियां मिलकर कौन सा रीजन, कौन सा ग्रुप बनाती हैं? तो ये बनाती हैं CPP। क्या बनाती है? CPP, ट्रांस पैसिफिक, एक मिनट, क्या बनाती है? CPP नहीं है, TPP है, यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इस ग्रुप में जितने भी देश होंगे वो आपस में एक दूसरे के सामान को बिना किसी क्रेडिट के, यानी बिना किसी पैसे के या पैसे के अतिरिक्त प्रभार के, जैसे क्या होता है कि आपको अपने दूसरे देश में सामान भेजना है तो वो देश की गवर्नमेंट आप पे कुछ टैक्स लगाती है, कुछ सेस लगाती है, कुछ अधिभार लगाती है। तो बिना उस अधिभार के, बिना उस रोक टोक के आप उस अपने सामान को जब भेज सकते हैं तो उसे बोलते हैं बिना किसी टैरिफ के। क्या बोलते हैं? बिना किसी टैरिफ के आपका सामान चला गया है। तो बिना किसी टैरिफ के भेजा जा सकता है। तो कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि ब्रेक्जिट के बाद, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो ब्रेक्जिट पे पार्टिसिपेट किया है, मतलब कि उसका जो देश है वो अलग हो गया तो यूरोपियन यूनियन से। अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाने की वजह से वो यूरोप की कंट्रीज में अपने सामान बेच नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके जुड़ने के बाद उनके जो भी ये जो 10 कंट्रियां हैं उसमें अपने सामान अच्छे से भेज लेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का एक ऑप्शन उन्होंने खोज लिया है अपने सामान को भेजने के लिए। तो उनकी जीडीपी में, इससे जो रिपोर्ट सामने आई है, इनकी जीडीपी में तो मामूली वृद्धि होगी, लेकिन जो इनकी करेंसी है स्टर्लिंग, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि होगी। अब इन लोग की करेंसी स्टर्लिंग क्या है? इन लोग के संयुक्त, जैसे कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनकी एक संयुक्त करेंसी होती है बिजनेस के लिए, उसका नाम है स्टर्लिंग। आगे देखते हैं, ये रहा मैप। अब देखिए कुछ हाल ही का क्वेश्चन है, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट का नया सदस्य कौन सा बना है? तो ये बना है मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र। इससे पहले इसमें कितने देश थे? 8 देश थे। अब 9वां कौन सा जुड़ गया? मिस्र। बाकी 8 देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स के ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 3 देश और थे, उरुग्वे, बांग्लादेश और यूएई यानी यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, ये 8वें देश थे और मिस्र 9वां देश आके जुड़ गया है। इसके बाद नाटो का नया सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। कौन सा देश बना है? फिनलैंड, यानी लैंड ऑफ लेक्स, फिनलैंड। इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की हैं? अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है ये चीज मामला। तो देखिए क्या है, एयरटेल ने किस बैंक के साथ सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवाएं प्रारंभ की हैं? तो ये शुरू की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IPPB। अब ये कोई बहुत नई चीज नहीं हुई है, ये कोई बहुत मतलब कोई नया मटेरियल नहीं है। आप कोई भी बैंकिंग यूज करते होंगे तो उसका ऐप यूज करते होंगे। अब उस ऐप पे आप क्या करते हैं? पासबुक पा जाते होंगे, कुछ पेमेंट्स की डिटेल पा जाते होंगे, कभी कभी ट्रांजेक्शन भी कर लेते होंगे, या कुछ बैंक से रिलेटेड कस्टमर केयर या ये सब जानकारियां प्राप्त कर लेते होंगे। अगर ये सब जानकारियां आपको उस ऐप की जगह व्हाट्सएप पे मिल जाए तो वही चीज कर दी है इसने, किसने? एयरटेल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर। तो सबसे पहले इन्होंने कहां पे शुरू किया इसको? दिल्ली में। और दिल्ली में जैसे ही सक्सेसफुल हो गया, ये बाकी टीयर 2 और टीयर 3
अब ये टीयर 2 टीयर 3 क्या है, जो दिल्ली से छोटे शहर है उनको टीयर 2, और जो उनसे भी छोटे शहर है, जनसंख्या के मामले में उससे भी कम है, उनको टीयर 3 नाम दिया गया। अब इन लोग का पर्सनल कोड है, तो इस टीयर 2 टीयर 3 में ना जाइए, तो टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में ये सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अब वो लोग अपनी बैंकिंग का इस्तेमाल व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। तो किसने शुरू किया है? एयरटेल ने। किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने 18 देशों को वोस्ट्रो बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति दी है? तो किस बैंक ने दी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? अगर आप न्यूज देखते होंगे या कभी कभी न्यूज़पेपर उठा के देखते होंगे, तो आप हमेशा हर 3 से 4 दिन के अंदर, मतलब तक रिकॉर्ड रहा है कि हर 3 से 4 दिन के अंदर नॉर्थ कोरिया कोई ना कोई मिसाइल का परीक्षण करता ही करता है, कोई ना कोई बम फोड़ के देखता ही रहता है कि सही खराब तो नहीं हो गया, इतने दिन से रखे रखे हैं साइंटिस्ट, पता नहीं है कि नहीं, मतलब फोड़ दो, रखे रखे क्या होगा, बेकार होगा, बाकी दुनिया में डर भी फैलेगा। तो इसने क्या किया है, अब वो डर का माहौल बना रहा है। अब उसी के जस्ट नीचे है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के लिए भी तो खतरनाक है। एक मिनट मैप पे जरा देखते हैं क्लियर दिखता है कि नहीं। ये देखिए, ये है चाइना, ये है जापान, ये है उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया। अब उत्तर कोरिया यहीं पे बम फोड़ता रहता है, ये नीचे दक्षिण कोरिया। इसकी हालत खराब रहती है कि अगर कुछ होगा तो कौन बचाने आएगा। और अगर दुनिया में किसी को भी पता चलता है कि यहाँ बम फूटा है, तो सबसे पहले वो दक्षिण कोरिया को हड़काता है कि तुमने ही बताया होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब साउथ कोरिया और अमेरिका, साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक नौसैनिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? ये लोग अगर किसी की जान खतरे में पड़ती है तो उसको बचाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कोई आपातकाल आता है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कोई अटैक हो जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं, थोड़ा नॉर्थ कोरिया के सामने अपना भौकाल बना रहे हैं कि देखो हमारे पास भी हथियार है, इतना डरवाया ना करो बम फोड़ फोड़ के। और अभी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह था कि नॉर्थ कोरिया कुछ ही दिन में परमाणु अटैक करने वाला है या परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है। तो इस डर की वजह से भी ये एक्सरसाइज करना जरूरी हो गया था। अगर ऐसा कुछ करता है तो सितंबर 2017 के बाद होने वाला ये पहला परमाणु परीक्षण होगा जिससे देश दहल उठेगा। एक तो ईरान परीक्षण करने के लिए लगा हुआ है और एक नॉर्थ कोरिया। अब देखते हैं कौन पहले कर लेता है, कोई ना करे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो दूसरे कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। हाल ही में आई डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो अपने देश भारत में है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये समुद्री ड्रैगन का आयोजन किया गया है फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है धर्म गार्जियन कहां हुआ है? तो धर्म गार्जियन जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में हुआ है, और इसी के साथ साथ किसके भारत और जापान के बीच में। और इसके लास्ट 3 दिन में शिन्यू मैत्री हुआ है। शिन्यू मैत्री में भारत की तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर जाके पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग, यूएई में होने वाले बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में होने वाला ये एक एक्सरसाइज है जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, और ये कहां पे हुआ था? यूएई के धफरा एयरबेस पे। किस पे? धफरा एयरबेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं।
कोप इंडिया। कोप इंडिया 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जो कि बंगाल के कलाई कुंडा में स्थित है, जहां पे भारत और अमेरिका एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। अमेरिका की तरफ से F-15 और भारत की तरफ से सुखोई 30 और तेजस के भी होने के चांसेस है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कोंकण 2023। कोंकण के तट पे भारत और यूके की रॉयल नेवी और भारत की नेवी ने मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है, जो कि 20 से लेकर 22 मार्च तक चला है। अब इसके बाद आज का रिवीजन है, तो आज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक मिनट, स्कूल चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद है वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी लिस्ट 2022 में किस शहर को शामिल किया गया? तो मुंबई को। इससे पहले मुंबई और हैदराबाद को सम्मिलित रूप में शामिल किया गया था। घातक प्लांट फंगस से कहां पे? कोलकाता का युवक इससे चपेट में आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला देश, ये योगदान की जगह नुकसान पहुंचाने वाला देश होना चाहिए था। मैं टेक्निकल टीम को जरूर बताऊंगा कि कुछ ऐसा ही सही क्वेश्चन की भावनाओं के हिसाब से लिखे। ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय नुकसान की ग्लोबल सूची में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे ब्राजील, पांचवें नंबर पे अपना देश भारत। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाले ऋषि सुनक यानी ब्रिटेन है, और ये वहां के व्यापार को किसके? टैरिफ फ्री कर देगा। हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है। कुछ नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी नोटिफिकेशन है सब व्हाट्सएप पे आएगा, सारा काम ऐप वाला व्हाट्सएप कर देगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है दक्षिण कोरिया के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है बस चिकित्सा संबंधी कुछ प्रमुख आविष्कार है, हम उन्हें देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फंक ने। इसके बाद विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन। क्या नाम है इनका? मैकुलन। इसके बाद विटामिन बी की खोज, इनकी भी खोज की थी मैकुलन ने, मैकुलन। इसके बाद है विटामिन सी, इनकी खोज की थी होलकट। इसके बाद विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। ये कुछ चिकित्सा संबंधी आविष्कार थे जिसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। कुछ सोच रहे हैं और बता देते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी किसने की थी? बॉम्समैन। इसके बाद होम्योपैथी के फादर किसे बोलते हैं? हैनीमैन। सुपरमैन की तरह नाम है कुछ। जब आगे देखते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के जो इन्वेंशन करने वाले हैं, जो फर्स्ट डॉक्टर, उनका नाम क्या है? वॉल्ट लेहल। ठीक है। इसके बाद अब सिंपल ये हिंदी ओरिजिन का नाम नहीं है तो थोड़ा ऑड रहता ही है। प्रथम परख नली शिशु यानी प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? एडवर्ड एंड स्टेप्टो। इसके बाद डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? वॉटसन। देखिए डीएनए की खोज जेम्स वॉटसन एंड आरएनए की खोज भी है जेम्स वॉटसन एंड, दो लोगों ने की थी बट ये कॉमन है। तो डीएनए की खोज की थी जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने, और आरएनए की खोज की थी जेम्स वॉटसन एंड आर्थर अर्ग। क्या नाम है? आर्थर अर्ग। अब डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद आगे देखते हैं मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास। और इसका दुनिया में सबसे पहले मलेरिया
का जो इलाज खोजा था वो भी रोनाल्ड रॉस ने ही खोजा था। प्रोटोजोआ से होता है ये भी पता, रोनाल्ड रॉस ने ही लगाया था। दुनिया में पहली डीएनए वैक्सीन मलेरिया की जो बनी है अमेरिका ने बनाई है, और दूसरे नंबर पे भारत ने बनाई है। इसके बाद आगे देखते हैं, आज का सवाल है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, और इसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद आज का कोट है, माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर भूमि में पला बढ़ा मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग, कीप सेफ,